हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। जो बच्चे पहले क्लोज टेस्ट बना चुके हैं उन्हें आइडिया होगा ये क्या होता है, पर मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल अगर पहली बार बना रहे हो। मैं पहले समझा दूँ कि क्लोज टेस्ट होता क्या है, कितने मार्क्स का हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर हम प्री की बात करते हैं तो मोस्टली सारे एग्जाम में ये एक क्वेश्चन तो होगा, और एक क्वेश्चन मतलब 5 ब्लैंक का होगा, और जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसके हिसाब से आप मार्किंग स्कीम लगा लेना। पर मिनिमम मिनिमम ये एक तो होता ही होता है, ठीक है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में कभी कभी 2 भी होता है। अगर आप सीपीओ जैसा पेपर दे रहे हो तो कभी कभी 3 भी होता है। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में कि हर एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बनाते कैसे हैं इसे और होता क्या है, तो देखो बचपन में हम लोग बहुत बार ना फिल इन द ब्लैंक्स करते थे, जिसको आज हम फिलर्स के नाम से पढ़ते हैं। फिलर्स में बेसिकली एक क्लॉज दिया होता है या एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें एक ब्लैंक होता है। ये सेंटेंस नहीं होता, ये पूरा का पूरा एक स्टोरी होता है, ठीक है। सो एक पूरी स्टोरी में आपको 5 ब्लैंक दिए जाएंगे, कभी कभी 10 ब्लैंक दिए जाएंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि कंटेक्स्ट पढ़ के, मतलब आप जो स्टोरी समझ पाए हो उसके हिसाब से अगर आपको ब्लैंक्स को फिलअप करना हुआ तो आप क्या फिलअप करोगे। हर ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शन, ठीक है। अब देखो ये दो किस्म से, मतलब 2 लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। एक होता है प्री लेवल का क्वेश्चन, जो नॉर्मली 5 ब्लैंक का होता है और उसका लेवल आई वुड से इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है। दूसरा होता है मेंस लेवल का क्वेश्चन। मेंस लेवल के क्वेश्चन में कभी 5 कभी 10 इस किस्म से ब्लैंक्स पूछे जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम, और वो मॉडरेट टू टफ लेवल वाला होगा, ठीक है। इसमें टफ कहां हो जाता है या चीजें कहां आपको परेशान कर सकती हैं, जहां पे वोकैब बेस्ड फिलर्स आपको करने हैं, मतलब वोकैब बेस्ड ब्लैंक्स आपको फिलअप करने हो, ठीक है। क्योंकि कभी किसी किसी में ग्रामर लगेगा, तो जहां ग्रामर लगेगा वो इतना बेसिक ग्रामर होता है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। जहां पे वोकैब बेस्ड है वो थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आपको उसमें ऑप्शंस की मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर पैसेज के दौरान कोई टफ वर्ड आया है तो आपको उसका भी मतलब पता होना चाहिए। तो वहां पे जो चीजें थोड़ी सी मुश्किल होंगी, अदरवाइज चीजें आसान है। अब इस कोर्स को, जैसा मैंने पहले भी कई बार अनाउंस किया है, कि पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं प्री और मेंस दोनों को लेके चलूंगा। एक दफा जब हम लोग प्री एग्जाम सारे निकाल लेंगे और मेंस ऑलमोस्ट अब रीच पे होगा, फिर हम लोग जाएंगे वो द हिंदू के जो टफ वाले होते हैं, जो मैं खुद से क्यूरेट करूंगा, वैसे वाले क्लोज टेस्ट के ऊपर। तो पहले जब तक हमारा प्री का पेपर नहीं हो जाता, हम मास्टर करेंगे उन 5 ब्लैंक वाले क्वेश्चंस को या उन प्रीवियस ईयर को, कि वहां हमें कोई गलती नहीं करनी। उसके बाद जब एक दफा हमें चीजें समझ आ जाएं कि कैसे ब्लैंक फिलअप करते हैं, क्या टेक्निक होती है, फिर हम बढ़ेंगे अपने मेंस वाले लेवल पे, जो कि हम लोग मेंस एग्जाम के नजदीक में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें क्लियर होगी, तो मैं शुरू करता हूं। अब देखो आपके सामने कहानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके सामने कहानी है, एक कहानी में 5 ब्लैंक्स है, हर ब्लैंक के लिए 4-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। पहला ये कि आपके यहाँ इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, जिसका मतलब है कि जो लाइन दिया हुआ है वो आप पढ़ के हिंदी समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। इसको कैसे इंप्रूव करना है ये मैंने ओरिएंटेशन क्लास में बताया था। मैंने बोला था जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे आप, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की उतनी ज्यादा डेवलप होगी। तो वो तो आपके एंड पे पार्ट है, वो आपको करना पड़ेगा। दूसरा है सेंटेंस का टोन पहचान के, सेंटेंस को फील करके हर एक ब्लैंक को फिलअप करना। वो कैब वाले हैं तो ऑब्वियसली मीनिंग पता होना चाहिए, ग्रामर वाले हैं तो रूल पता होना चाहिए, ठीक है। इस पे हम लोग काम करेंगे, ये चीज आपको सीखनी है आज से आने वाले 8-10 महीने में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आपको ट्राई करते जा रहा है, ठीक है। क्या लिखा है कि इंडियन कल्चर ट्रीट्स गेस्ट्स एज गॉड एंड सर्व्स देम एंड टेक्स केयर ऑफ देम एज इफ दे आर अ पार्ट एंड डैश ऑफ द फैमिली इटसेल्फ। लिखा हुआ है कि जो इंडियन कल्चर है ना, जो भारत का कल्चर है, वो गॉड को, वो गेस्ट को एज अ गॉड ट्रीट करता है, मतलब हमारे लिए मेहमान भगवान का रूप होता है, और उनको सर्व करता है, और उनकी पूरी देखभाल करता है, उनका टेक केयर करता है। ऐसे कि, जैसे कि, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि वो हमारे हमारे एक पार्ट हो, ठीक है, और डैश हो हमारे परिवार के। Even though we don't have anything to eat, the guests are never left hungry and are always dash after by the member of the family। लिखा हुआ है कि जबकि हमारे पास, अगर ऐसा हुआ कभी कि हमारे पास खाने को नहीं है, हम उसकी फिक्र नहीं करते, गेस्ट हमारे कभी भूखे नहीं रहते, और हम लोग हमेशा उनको डैश आफ्टर करते हैं, सारे मेंबर्स जितने भी हैं वो सब मिलके करते हैं। एल्डर्स एंड रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इज अ मेजर कंपोनेंट इन इंडियन कल्चर। हमारे भारत के कल्चर में हम बड़ों का सम्मान करते हैं, और बड़ों का
को एक स्पेशल स्थान दिया जाता है हर परिवार में। Elders are the dash force for any family and hence the love and respect for elders comes from dash and is not artificial। लिखा हुआ है कि elders जो होते हैं ना वो dash force होते हैं किसी भी परिवार के, और उनके लिए जो सम्मान है, जो प्यार है हमारे elders के लिए, वो artificial नहीं होता बल्कि वो dash से आता है। An individual takes blessings from his elders by touching their feet। हर एक इंसान जो है अपने बड़ से बड़ों के पांव छूता है और आशीर्वाद लेता है। Elders drill and dash the Indian culture within us as we grow। लिखा हुआ है कि elders जो है ना वो हमारे अंदर वैल्यूज को ड्रिल करते हैं। ऐसे तो देखो ड्रिल का मतलब होता है किसी चीज के अंदर छेद करके किसी चीज को टिकाना, उसको ड्रिल करना कहते हैं। आपने सुना होगा ड्रिलिंग मशीन, पर यहाँ पे ड्रिल का मतलब है हमारे कल्चर में, ठीक है, या हमारे अंदर हमारे कल्चर को वो लोग डालते हैं, विच मीन्स हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, हमें कल्चर सिखाते हैं। तो एल्डर्स ये काम करते हैं और वो डैश करते हैं इंडियन कल्चर को हमारे अंदर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका टोन क्या है, तो मोटा मोटा ये पॉजिटिव टोन में है। कैसे पहचाना मैंने पॉजिटिव टोन में? क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म की बात नहीं हुई है, किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया, किसी को किसी चीज के लिए की आलोचना नहीं की गई किसी की। इसका मतलब है टोन जो है वो मोटा मोटा पॉजिटिव टोन का है ये, इसमें कहीं पे भी कोई ऐसा नेगेटिव भयंकर सा कुछ नहीं मिलाया है, हम मान के चलेंगे पॉजिटिव है। अब मैं ओवरऑल टोन की बात कर रहा हूं कि ओवरऑल टोन पॉजिटिव है। हालांकि फिल कैसे करेंगे वो मैं सिखा रहा हूं आपको। हालांकि हम ओवरऑल टोन से सारे ऑप्शंस फिल नहीं कर सकते, उसके लिए ये भी जरूरी है कि हम ये चेक करते चले कि हर एक लाइन का टोन क्या है। अब जैसे पहले वाले लाइन को मैं पकड़ रहा हूं, अब मैं फिलअप करूंगा। लिखा है इंडियन कल्चर जो है ना वो गेस्ट को एज अ गॉड ट्रीट करता है और सर्व करता है उनको, और उनका ध्यान रखता है एज इफ दे आर अ पार्ट एंड डैश ऑफ द फैमिली इटसेल्फ, जैसे कि वो एक हिस्सा हो उसी परिवार के। अब आप मुझे बताओ कि इस जगह से लेकर इस जगह तक का अगर मैं आपसे टोन पूछूं तो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टोन में, क्योंकि यहाँ पे एक फैक्ट बताया जा रहा है, एक बिलीफ बताई जा रही है, यहाँ किसी का क्रिटिसिजमेंट नहीं है, तो हम इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे। अगर हम पॉजिटिव मान के चलेंगे तो हम ये हमेशा कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस को रखा जाए, ठीक है, वहां से भी बहुत सारे ब्लैंक्स आपके भरेंगे, आगे हम लोग देखेंगे ये चीज। खैर, अब इस पे अगर मैं आऊं, पहले कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इंडियन कल्चर जो है वो जो मेहमान है उनको भगवान की तरह ट्रीट करता है, सर्व करता है, उनका ध्यान रखता है, ऐसे जैसे कि दे आर अ पार्ट एंड डैश ऑफ द फैमिली। अब जैसे मैं ये बोलूंगा आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फैमिली, ठीक है, कि वो लोग फैमिली के अभिन्न अंग हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? पार्सल। मुबारक हो, आपने गलत कर दिया है, क्योंकि ये सारी चीजें हम इतनी बार पढ़ लेते हैं कि हमारे दिमाग में आता है कि पार्ट है तो पार्सल ही होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। आप पहले ऑप्शन देखो क्या फिलअप करना है। पार्ट एंड पार्सल होगा, पार्ट एंड मेंबर होगा, पार्ट एंड मेट होगा, पार्ट एंड कलीग होगा। क्या यहाँ पे पार्ट एंड पार्सल ही फ्रेज बनेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब मैं समझाऊंगा इसका मीनिंग, पहले मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लो। जरूरी नहीं पार्ट एंड पार्सल हो सकता है पार्ट एंड मेंबर हो, दोनों अलग अलग हो, एक फ्रेज ना हो कि दे आर कंसिडर्ड अ पार्ट एंड मेंबर ऑफ द फैमिली, हो सकता है ऐसा बिल्कुल। मेट का मतलब होता है साथी, तो मेहमान को हम साथी तो नहीं मानते। कलीग मतलब होता है सहकर्मी, जो आपके साथ काम कर रहा हो किसी ऑफिस में, उसे कलीग कहते हैं। तो मेहमान कलीग तो नहीं होते, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हमारे पास है कि पार्सल है या मेंबर। तो देखो पहले पार्ट एंड पार्सल को समझो। आपने क्यों आंसर किया था? क्योंकि आपने इसे बहुत बार पढ़ा है बिना मीनिंग समझे। देखो पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको तकलीफ ना हो आगे। पार्ट एंड पार्सल is an idiom that means something is a fundamental or essential part of something else and that the two things are inseparable। लिखा है पार्ट एंड पार्सल एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि किसी चीज का फंडामेंटल पार्ट है, वो सबसे जरूरी हिस्सा है, वो जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, उसको हम पार्ट एंड पार्सल कहते हैं कि जो होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। स्ट्रेस जो है वो किसी भी जॉब का पार्ट एंड पार्सल है। अभी अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप अगर किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो स्ट्रेस तो होगा ही ना। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोजेक्ट। पार्ट एंड पार्सल का मतलब है कि आप चाह के भी उसको अलग नहीं कर सकते, वो होगा ही होगा। और एग्जाम्पल देखो, बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द स्ट्रीट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी। अगर कोई इंसान सेलिब्रिटी होता है तो वो हमेशा इस चीज से परेशान रहता है कि कहीं भी जाओ तो लोग ऑटोग्राफ मांगेंगे, कहीं भी जाओ लोग तो सेल्फी लेने लगेंगे, पर ये उसके जॉब का पार्ट एंड पार्सल है, विच मीन्स इसको चाह के भी वो नहीं हटा सकता। अगला, ट्रैवलिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ
जैक्स जॉब। अब मान लो जैक जो है वो कोई ट्रैवल कंसल्टेंट है, तो इसका घूमना, ये बोलेगा नहीं नहीं मुझे घूमना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वो तुम्हारे जॉब का पार्ट एंड पार्सल है। अब आप समझ रहे हो पार्ट एंड पार्सल का मतलब? पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है जो चीज नैतिक रूप से किसी चीज के अंदर इंस्टिल्ड है, विच मींस इट्स अ पार्ट, इनसेपरेबल पार्ट, उसको आप हटा ही नहीं सकते, उसको पार्ट एंड पार्सल बोलते हैं। अब देखो इस कंटेक्स्ट में जो मैं समझा रहा हूं वहां पे जाना, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम गेस्ट की बात कर रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि गेस्ट जो है हमारे लिए भगवान है, हम उनका ध्यान रखते हैं। अब क्या मैं ये बोलूं कि ये हमारी फैमिली के ऐसे हिस्से होते हैं जिनको हम अलग ही नहीं कर सकते? नहीं। ये आपको नहीं लगा कुछ ज्यादा हो जाएगा, प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो गेस्ट को? ये तो नहीं है। आप ये नहीं बोलना चाह रहे थे, शायद आप ये बोलना चाह रहे थे कि वो अहम हिस्से होते हैं। तो अहम हिस्से के लिए हम पार्सल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पार्ट एंड पार्सल का मतलब हो जाएगा इनसेपरेबल पार्ट है, वो इनसेपरेबल नहीं है। हम लोग उनको रिगार्ड करते हैं, दैट इज अ गुड थिंग, पर वो इनसेपरेबल नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर पार्सल तो नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता है, मेंबर, कि इफ दे आर अ पार्ट एंड मेंबर ऑफ द फैमिली, हम मानते हैं वो हमारे सदस्य हैं हमारे परिवार के। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। इवन दो वी डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, अगर हमारे पास कुछ खाने को नहीं भी है, द गेस्ट आर नेवर लिफ्ट हंग्री एंड आर ऑलवेज डैश आफ्टर बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास खाने को कुछ नहीं भी है ना, फिर भी हम लोग गेस्ट को भूखा नहीं रखते और हमेशा उनका ध्यान रखा जाता है मेंबर्स के द्वारा। अब ध्यान रखने के लिए क्या यूज होता है? क्या हम वहां पे ब्रॉट अबाउट बोलेंगे? क्या हम वहां पे टेकन अबाउट बोलेंगे? क्या हम वहां पे लुक्ड अबाउट बोलेंगे? क्या वहां पे हम सॉर्ट सॉर्ट सॉरी अबाउट नहीं, आफ्टर, माफ कीजिएगा, आफ्टर पढ़ रहा था मैं। सो ब्रॉट आफ्टर बोलेंगे, टेकन आफ्टर बोलेंगे, लुक्ड आफ्टर बोलेंगे, सॉर्ट आफ्टर बोलेंगे, क्या लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है, पहले आराम से चीजों को समझना। देखो ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, ठीक है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आंसर होगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर कर लिया होगा, आपका आंसर सही भी होगा। मेरा काम सिर्फ आंसर बताना नहीं है, मेरा काम है एक्सप्लेन करना कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूं, ठीक है? सबसे पहले देखो, ब्रिंग आफ्टर कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता, ठीक है? सो ब्रॉट आफ्टर तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। टेकन आफ्टर है, तो मैं इसको बेस फॉर्म में रख के टेक आफ्टर बता देता हूं, ठीक है? टेक आफ्टर या टुक आफ्टर भी बहुत बार आपको मिलेगा। इसका मतलब लिख लेना, टू रिजेंबल, मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है? टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल। रिजेंबल मतलब एक जैसा दिखना। जैसे कि अगर ऋषि कपूर और रणवीर कपूर की एक्टिंग बहुत मैच कर रही है, तो रणवीर कपूर को बोलेंगे ही हैज टेकन आफ्टर हिज फादर, विच मीन्स वो अपने पिता के जैसे काम कर रहे हैं, वो अपने पिता के जैसे दिखते हैं, उनके वर्च्यूज अपने पिता जैसे, उनके वाइसेस अपने पिता जैसे। मतलब आप जब भी किसी को अपने पिता या माता से के जैसा ये कर रहा है ये बोलना चाहते हो ना, उसको फ्रेज के फॉर्म में टेक आफ्टर कहा जाता है, ठीक है? तो नोट जहां पे बना रहे होगे आप, वहां पे लिखना टेक आफ्टर और उसका मीनिंग, ठीक है? अगला, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर, हिंदी में जिसको बोलते हैं देखभाल करना, ठीक है? लिख लेना, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टू टेक केयर। जैसे आई एम लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की देखभाल कर रहा हूं, ठीक है? सो लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक आफ्टर, सॉरी टू टेक केयर, राइट? अगला है सॉर्ट। अब देख लो एक बार, सॉर्ट आफ्टर का मतलब भी क्या होता है? सॉर्ट आफ्टर भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिमांडेड या फिर टू बी इन डिमांड्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये बड़ा सॉर्ट आफ्टर सेलिब्रिटी है। फॉर एग्जाम्पल महेंद्र सिंह धोनी बहुत सॉर्ट आफ्टर सेलिब्रिटी है। सॉर्ट आफ्टर का मतलब सब उनकी डिमांड कर रहे हैं, सब उनको देखना चाहते हैं, एक नजर बस उनके ऊपर डालना चाहते हैं। इसको सॉर्ट आफ्टर कहा जाता है, जिसकी बड़ी डिमांड हो, ठीक है? उसको सॉर्ट आफ्टर कहते हैं। अब देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, गेस्ट कभी भूखे पेट नहीं सोते, और सारे के सारे परिवार क्या करते हैं? उनकी देखभाल करते हैं, है ना? तो आंसर क्या होगा? लुक आफ्टर करते हैं। आगे बढ़ेंगे। एल्डर्स आर एंड रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इज अ मेजर कंपोनेंट इन इंडियन कल्चर। एल्डर्स मतलब जो बड़े लोग हैं और उनका जो सम्मान है वो मेजर कंपोनेंट है इंडियन कल्चर का। एल्डर्स आर द डैश फोर्स फॉर एनी फैमिली। एल्डर्स जो है वो डैश फोर्स है किसी भी फैमिली का, ठीक है? इसका जो कीवर्ड है जहां से आप आराम से फिलअप कर सकते हो वो है फोर्स। अब देखो क्या होता है, डिराइविंग फोर्स होता है क्या? डिराइव का मतलब क्या होता है? डिराइव का मतलब होता है जहां से किसी चीज का ओरिजिन हुआ, उस ओरिजिन को बताने को हम लोग डिराइव कहते हैं। याद है क्लास 9 से लेकर 12 तक हमने सबने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में फॉर्मूलाज डिराइव किए। डिराइव का मतलब उसका ओरिजिन का को ट्रेस किया है, कहां से आया, कैसे बन गया, उसको डिराइव करना कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डिराइविंग फोर्स होता है क्या? डिराइविंग फोर्स कुछ नहीं होता। केयरिंग फोर्स, एल्डर्स हमारे केयरिंग फोर्स है। अगर मैं ये बोलता कि एल्डर्स आर केयरिंग फॉर एनी फैमिली,
ये सही होता, पर फोर्स की बात हो रही है, केयरिंग फोर्स बोल के कुछ नहीं होता, ड्राइविंग फोर्स होता है। एक फ्रेज है ड्राइविंग फोर्स, जिसका मतलब क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है दैट कॉजेज समथिंग टू हैपन, मतलब जिसकी वजह से कुछ हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज योर ड्राइविंग फोर्स? ऑब्वियसली एक जॉब, शायद पैसा, शायद इज्जत, आपके अपने ड्राइविंग फोर्स होंगे। मैं क्लासेस क्यों ले रहा हूं? शायद पैशन, शायद पैसा, या कुछ भी और रीजन हो सकता है। जिसका मतलब हर इंसान का काम करने के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होता है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब तुमको क्या ड्राइव कर रहा है, तुम क्यों ये काम कर रहे हो, वो तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल फिट आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा कि ड्राइविंग फोर्स नहीं होता, केयरिंग फोर्स नहीं होता? जब आप, फिर से वही है, जब आप रीडिंग करते हो, ये सारे फ्रेजेस इतने कॉमन है कि इतनी बार आ जाएंगे। आप अगर इंटरव्यू सुनते हो तो हर एक एक्टर, हर एक स्पोर्ट्समैन से पूछा जाता है कि आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है। विराट कोहली से पूछा जाता है कि यू हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, व्हाट हैज बीन योर ड्राइविंग फोर्स, मतलब क्या ड्राइव कर रहा है आपको। तो अगर आप इंटरव्यू सुनोगे, चीजों को रीड करोगे, तो ये सारे फ्रेजेस आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगे, क्योंकि आपने इतनी बार सुना है कि आपको याद है। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। डाइवर्टिंग फोर्स, देखो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। अभी मैं बोल रहा था पॉजिटिव नेगेटिव पहचानना, क्या बोला जा रहा है कि एल्डर्स परिवार को खराब करते हैं? नहीं, परिवार को जोड़ के रखते हैं, परिवार को चलाते हैं। तो डाइवर्ट मतलब होता है रास्ते अलग कर लेने, सेपरेट कर लेना, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी फैमिली, एंड हेंस द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स comes from dash and is not artificial। लिखा है कि इसीलिए उनके लिए जो सम्मान है, किनके लिए? एल्डर्स के लिए। एल्डर्स के लिए जो सम्मान है वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो डैश से आता है। अच्छा, आर्टिफिशियल नहीं है इसका मतलब रियल है, यही है ना, कि उनके लिए जो सम्मान है वो आर्टिफिशियल नहीं, वो मैन मेड नहीं है, वो नकली नहीं है, इसका मतलब वो असली होगा। अच्छा, अगर किसी के लिए असली प्यार और सम्मान है तो वो कहां से आएगा? कम्स फ्रॉम आउटकमिंग, बाहर से आएगा। कम्स फ्रॉम विद इन, अंदर से आएगा। कम्स फ्रॉम सराउंडिंग, चारों तरफ से आएगा। कम्स फ्रॉम विदाउट, ये तो हो ही नहीं सकता, फ्रॉम भी प्रीपोजिशन है और विदाउट भी प्रीपोजिशन है, ये तो नहीं हो सकता। कम्स फ्रॉम विद इन का क्या मतलब है? कि ये अंदर से आता है, ये आत्मा से आता है। आप किसी को ऊपर ऊपर से, आप किसी का सम्मान नहीं करते। आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो तो आप ये ऊपर ऊपर से नहीं करते, आप ये अंदर से करते हैं। जिसका मतलब है रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम आउटकमिंग नहीं होगा, रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम विद इन होगा। बहुत आसान सवाल था। An individual takes blessings from his elders by touching their feet। एक इंसान जो है वो blessings जो लेता है अपने एल्डर से, वो उनके पांव छू के लेता है। Elders drill and dash the Indian culture within us as we grow। लिखा है कि एल्डर्स जो है ना, वो हमारे अंदर जो वैल्यूज हैं उसको ड्रिल करते हैं, वो हमारे अंदर वैल्यूज डालते हैं। एंड डैश द इंडियन कल्चर, और कल्चर को क्या करते हैं? पास ऑन करते हैं। पास ऑन का मतलब होता है एक आदमी से दूसरे इंसान को ट्रांसफर करना। पास ऑन मतलब होता है ट्रांसफर करना। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कहीं का राजा है, जब वो मर जाता है अपने बेटे को वो पास ऑन कर देता है, वो हेरिटेज। तो पास ऑन का मतलब होता है एक से दूसरे तक जाना। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है टू अप्लाई, लिख लेना इसको भी। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? पुट ऑन का मतलब होता है टू अप्लाई। देखो नॉर्मली जहां पे फ्रेजल वर्ब आता है, मैं एक डिफरेंट स्लाइड ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट स्लाइड में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। यहां मैंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि बहुत कॉमन से फ्रेजल वर्ब है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बातें ऑलरेडी पता होंगी, तो मुझे पॉइंट नहीं लगा अलग से देने का। जहां टफ वाले हैं मैं अलग से बता दूंगा। सो पुट ऑन का मतलब क्या होता है? अप्लाई। आपने कहां देखा होगा? पुट ऑन योर मेकअप, मेकअप को अप्लाई करो, अप्लाई करने को पुट ऑन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा कि एल्डर्स जो कहे हैं वो वैल्यूज को हमारे अंदर रखते हैं और कहते हैं कि इंडियन कल्चर को अप्लाई करो, ये तो सेंस नहीं बनेगा। होल्ड ऑन, रुकना, टू स्टॉप, बहुत बार आपने सुना होगा कुछ काम कर रहे होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब टू स्टॉप। ठीक है, तो इंडियन एल्डर्स जो है वो ड्रिल करते हैं हमारे अंदर वैल्यूज और होल्ड ऑन करते हैं। होल्ड ऑन मतलब सेंस बना? नहीं। ग्रो ऑन कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है जिसका मतलब होता है ग्रो, मतलब होता है बढ़ना। एक ही आंसर लग रहा है, पास ऑन, कि एल्डर्स जो हैं वो ड्रिल करते हैं और पास ऑन करते हैं इंडियन कल्चर को हमारे अंदर। ठीक है, आंसर कौन सा होगा? ए। उम्मीद करता हूं नंबर 1 आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। बढ़ेंगे हम लोग नंबर 2 पे। देखो हर बार ये होगा कि आपको क्या करना है, आपको 2 बार पैसेज को पढ़ना है। एग्जाम में भी आप ये फॉलो करेंगे, हमेशा पैसेज को 2 बार पढ़ेंगे। पहली बार आप जब पढ़ेंगे तो हमेशा उसको समराइज करने के लिए पढ़ेंगे, समरी समझने के लिए पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब को। जब फ्रेजल वर्ब बोल रहा हूँ, क्लोज टेस्ट को माफ कीजिएगा, फ्रेजल वर्ब दिमाग में घूम रहा है। हाँ, जब सेकंड वाले को हम सेकंड बार में हम जब पढ़ेंगे तो हम फिलअप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमेशा पैसेज को 2 बार पढ़ना। एग्जाम में हमेशा इतना टाइम होगा कि पैसेज को 2 बार आप पढ़ पाओगे, राइट। अगर नहीं है तो अभी से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग थोड़ा सा फास्ट पढ़ने की, तो एग्जाम में 2 बार पढ़ने का मौका मिल जाएगा।
ओके, 2 बार पढ़ने से एसिडिटी भी बनेगी, गलत नहीं होंगे क्वेश्चंस। एक बार पहले मैं पढ़ रहा हूं समझाने के लिए, फिर हम लोग फिलअप करेंगे। लिखा है कि टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट अ वेरी सिंपल मैटर दैट इज सिंपल कॉन्वर्सेशंस। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो एक बहुत सिंपल मैटर पे बात करने वाला हूं। मैटर क्या है? सिंपल कॉन्वर्सेशंस। ठीक है, जो नॉर्मल बातचीत होती है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। व्हेन वी लर्न टू स्पीक, जब हम बोलना सीखते हैं, डैश कम वर्ड्स, डैश वर्ड्स आते हैं, देन फ्रेजेस, फिर फ्रेजेस आते हैं, देन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब होता है कहानी, उसके बाद कहानियां आती हैं। You would agree that the larger the bundle of words we dash, the less we have to worry about combining them into a sensible dash. लिखा है कि आप इस बात से बिल्कुल अग्री करेंगे कि हमारे पास जितने ज्यादा बंडल ऑफ वर्ड्स होंगे, जिसका मतलब है हमारा वोकेबुलरी जितना स्ट्रांग होगा, हमारे पास जितने कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होंगे, हमें उतना कम वरी करना पड़ेगा उनको कंबाइन करके सेंसिबल डैश बनाने के लिए। ऑल्सो द लेस वी हैव टू फ्रेट ओवर सिंटेक्स। फ्रेट का मतलब होता है परेशान होना, जिन्हें नहीं पता है नोट कर लीजिएगा। फ्रेट का मतलब होता है टू बी वरीड, परेशान होना। ठीक है, तो लिखा है कि और ये भी है कि जितना हमारे पास वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होगा, हमें उतनी परेशानी होगी या हम उतना कम चिंतित होंगे उसका सिंटेक्स बनाने में या डैश बनाने में। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट जो होता है उसको सिंटेक्स कहते हैं। कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होगा, इसको सेंटेंस का सिंटेक्स कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम ग्रामर भी कहते हैं। तो लिखा है कि ऑल्सो द लेस वी हैव टू फ्रेट ओवर सिंटेक्स ऑफ डैश। डू यू थिंक यू चूज द वर्ड्स? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बोलने से पहले इतने सेलेक्टिव हो पाएंगे कि मुझे कौन सा वर्ड्स यूज करना है? डू यू प्री रिहर्स एवरी टाइम यू गो आउट? क्या ऐसा होता है कि आप वहां पे किसी दुकान में जाकर आप क्या बोलने वाले हैं आप घर से रिहर्सल करके जाते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है मैं समझाता हूं। बहुत बार हमें बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं आपको अट्रैक्टिव वर्ड बोलूं और मैं आपको 5 ऑप्शन दूं कि इसमें से कौन सा सिनोनिम है, तो आप आराम से चुन लें। लेकिन जब आप बोलने लगेंगे ना, तो अट्रैक्टिव के अलावा और कोई वर्ड आएगा ही नहीं आपके मुंह में। यहां पे वही बोला जा रहा है कि आप जब सोचते हैं तब आप वो वर्ड नहीं इस्तेमाल कर पाते जो आप एक्चुअली इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि बोलने से पहले आप घर से रिहर्सल कर आए हैं कि अट्रैक्टिव की जगह मुझे क्या बोलना है। जब हम लोग किसी से बात करते हैं, ऐसे कैजुअल टॉक बात करते हैं, तो हम लोग कुछ प्री रिहर्स थोड़ी होता है, वो तो इम्प्रॉम्प्टू होता है, जो मुंह में आता है वो निकलता है। ऐसे केस में अगर आप अच्छे अच्छे वर्ड्स नहीं यूज कर पा रहे हैं, इसका मतलब है आपका वर्ड्स का कलेक्शन वीक है। इसका मतलब यह है कि आपके वर्ड्स का जो बंडल है वो कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश व्हाट हैपेंस व्हेन यू वॉक इनटू अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। तो ये इसी लाइन का कंटिन्यूएशन है कि क्या आप हर बार जब बाहर जाते हैं तो आप रिहर्सल करके जाते हैं कि वहां पे क्या बोलना है? क्या होता है जब आप किसी फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां क्या ऑर्डर करेंगे, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, घर से सोच के जाते हैं क्या? माय डियर, हाउ डू यू रिएक्ट इन दोज रियल लाइफ सिचुएशंस? आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस रियल लाइफ सिचुएशंस में? ये पूरी कहानी होगी जिसका एक हिस्सा बस हमें दिया हुआ है, तो सेंस तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा क्योंकि कहानी कंप्लीट नहीं हुई है। एनीवेज, आपको समझ में आ गया होगा। टोन ओवरऑल पॉजिटिव है, पर चूंकि कुछ एक्सेसिवली पॉजिटिव नहीं है या एक्सेसिवली नेगेटिव नहीं है, हमें हर एक लाइन को भी समझना पड़ेगा। तो इस लाइन में कोई ब्लैंक नहीं था, वहां पे सिर्फ ये बोला गया था फर्स्ट लाइन में कि हम लोग एक सिंपल कॉन्वर्सेशन के बारे में आज बात करना चाहते हैं। यहां से मैं फिलअप करना स्टार्ट कर रहा हूं। लिखा है कि व्हेन वी लर्न टू स्पीक, जब हम लोग बोलना सीखते हैं, डैश कम वर्ड्स, देन फ्रेजेस, देन स्क्रिप्ट्स। डैश वर्ड्स आते हैं, फिर फ्रेजेस आते हैं, फिर स्क्रिप्ट्स आते हैं। तो क्या होगा? फाइनल कम वर्ड्स, अंततः, ये एल एक्स्ट्रा हो गया, टाइपो एरर है, कि अंततः वर्ड्स आते हैं, फिर फ्रेजेस। अंततः की शुरुआत में, लास्ट में कि शुरू में? पहले हम लोग बोलना कैसे स्टार्ट करते हैं? पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, तो फाइनल तो नहीं हो सकता। अगला लिखा हुआ है कि जब हम लोग बोलना सीखते हैं, हेंस, इसलिए वर्ड्स आते हैं, सेंस नहीं है। When we learn to speak, जब हम लोग बोलना सीखते हैं, then come words, उसके बाद वर्ड्स आते हैं, उसके बाद फ्रेजेस आते हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट्स आते हैं, हो सकता है। अगला है फर्स्ट, जब हम लोग बोलना सीखते हैं, पहले शब्द आते हैं, पहले वर्ड्स आते हैं, फिर हम वर्ड्स को जोड़कर फ्रेजेस बनाते हैं, फिर हम बहुत सारे फ्रेजेस को जोड़ के स्क्रिप्ट बनाते हैं। इसका सेंस बिल्कुल बन रहा है कि सबसे पहले वर्ड्स बोलना स्टार्ट करते हैं। छोटा बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है पहले तो शब्द पकड़ता है ना, पहले लंबे लंबे लाइन थोड़ी बोलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सबसे सटीक है। हालांकि अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता तो हम देन को मतलब प्रायोरिटी दे सकते थे, पर यहाँ पे फर्स्ट सबसे सटीक लग रहा है। आगे, यू वुड अग्री दैट द लार्जर द बंडल ऑफ वर्ड्स वी डैश, द लेस वी हैव टू वरी अबाउट कंबाइनिंग देम। लिखा है कि आप इस बात से अग्री करेंगे कि हमारे पास बंडल ऑफ वर्ड्स जितने ज्यादा होंगे, कहां होंगे? यू वुड अग्री दैट द लार्जर द बंडल ऑफ वर्ड्स वी डैश,
हम क्या करते हैं, वी आस्क अराउंड। आस्क अराउंड का मतलब होता है टू आस्क एवरीबडी, पूछते चलना, ठीक है। तो जितने ज्यादा बंडल ऑफ वर्ड्स हम पूछते चलते मतलब क्विज करते हो क्या रास्ते पे, कोई सेंस नहीं। अगला वर्ड है बेल आउट, ठीक है। बेल आउट का मतलब होता है किसी को किसी मुसीबत में छोड़कर या तो भाग जाना या तो किसी को किसी मुसीबत से निकालना, ठीक है। एक वर्ड इसके लिए बड़ा अच्छा यूज किया जाता है इंग्लिश में, एब्सकॉन्ड, ठीक है। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग निकलना, उसको बेल आउट कहते हैं, राइट। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि आप इस बात से अग्री करेंगे कि हमारे जितने शब्द भाग जाते हैं कोई सेंस है नहीं। लुक आफ्टर, अब इसके पहले वाले हम लोगों ने क्लोज लिस्ट में पढ़ा था, लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर। तो जितने ज्यादा वर्ड्स का हम केयर करते हैं, वर्ड्स हमारे बच्चे उनका केयर करेंगे। एक ही ऑप्शन बचता है कैरी अराउंड। कैरी अराउंड का मतलब है कि जब आपके पास कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, आप कितने वर्ड्स कैरी करते हो अपने साथ। सेंस बिल्कुल बन रहा है कि जितना ज्यादा बंडल ऑफ वर्ड्स हम कैरी करेंगे उतना कम हमें परेशान होना पड़ेगा क्या करने के लिए, उनको कंबाइन करने के लिए, ताकि एक सेंसिबल डैश बन सके। क्या बन सके, सेंसिबल एग्जीक्यूशंस बन सके। एग्जीक्यूशन मतलब होता है किसी रूल को अप्लाई करना, तो उतने ज्यादा सेंसिबल एग्जीक्यूशंस बन सके नहीं, एग्जीक्यूशन किसी प्लान का होता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं शायद यहां पे कि एक सेंसिबल सेंटेंस बन सके, यही बोलना चाह रहे हैं ना, कि हम लोगों को कम तकलीफ होगी, जितने ज्यादा वर्ड्स हम सीखेंगे हमें उतना कम परेशान होना पड़ेगा एक सेंसिबल सेंटेंस बनाने के लिए, राइट। वर्ड से क्या करोगे, सेंटेंस ही तो बना सकते हो। ट्रेट मतलब होता है किसी भी इंसान के जो वर्च्यूज होते हैं, जो उनका गुण होता है, जो उनकी अच्छे क्वालिटीज होते हैं, जो गुड क्वालिटीज होते हैं, उनको ट्रेट कहते हैं। तो कह रहा है जितने ज्यादा वर्ड्स हमारे पास होंगे हमारे उतना सेंसिबल वर्च्यूज बनेंगे, उतने सेंसिबल हमारे गुण बनेंगे। कोई सेंस नहीं इस बात का। आगे एक्सप्रेशंस, अब देखो सेंटेंस और एक्सप्रेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस में, कि हमारे पास जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे हमें उतना ज्यादा उनको कंबाइन करने में आसानी होगी ताकि एक सेंसिबल एक्सप्रेशन बनाया जा सके। वर्ड से तो तुम एक्सप्रेशन ही बनाओगे। अगला है उतने ज्यादा क्रिटिसिज्म, ये तो नेगेटिव सेंस है, ये तो हो ही नहीं सकता कि जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे हम उतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर पाएंगे मतलब ज्यादा गालियां सीखो ज्यादा गालियां दे पाओगे, क्या लॉजिक है। आगे ऑल्सो द लेस वी हैव टू फ्रेट ओवर सिंटेक्स और डैश, और हमें उतना ही कम परेशान होना पड़ेगा। फ्रेट का मतलब होता है टू गेट वरीड, बता चुका हूं मैं। हमें उतना कम परेशान होना पड़ेगा सिंटेक्स या डैश के लिए। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग वर्ड्स तो ऑर्गेनाइज कर लिए, पर हमें वो सही बोल रहा हूं मैं कि गलत बोल रहा हूं ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे कह रहा है कि अगर आप ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा सीखोगे तो आपको उतना कम परेशान होना पड़ेगा सिंटेक्स या डिक्टेट्स को लेके। डिक्टेट्स का मतलब होता है जब आप बोल बोलकर किसी से कुछ लिखवाते हो, आपने बचपन में डिक्टेशन किया होगा। डिक्टेट का मतलब होता है मैं बोल रहा हूं तुम लिखो। सेंस तो नहीं बन रहा। हाइपरबोल बहुत अच्छा वर्ड है। हाइपरबोल का मतलब होता है किसी चीज को ग्रैंड बनाना, समझना, टू मेक समथिंग बिगर और स्मॉलर, विच मीन्स कोई ऐसी चीज जो कि आपको ठीक ठीक लग रही है उसको बहुत ही बेहतरीन बना देना। जैसे मेरे हैं एक दो दोस्त ऐसे, आपके भी होंगे या आप खुद भी ऐसे होंगे कि उसने कुछ खाया, ठीक है, मैंने बोला कैसा लगा, अब आप कैसे बोलते हो, हाँ ठीक है, हाँ टेस्टी है, दिस इज द नॉर्मल एक्सप्रेशन। वो बोलेंगे माय गॉड इट्स अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव एवर टेस्टेड इन माय लाइफ। ये क्या है, ये हाइपरबोल है। हाइपरबोल का मतलब है जिस चीज को आप नॉर्मल रख सकते थे आपने जानबूझ को उसको एक्सीलेंट बना दिया। तो किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना मतलब फैंटास्टिक बना देना या एकदम उसको अंडरमाइन कर देना, एकदम नीचा दिखा देना, इसको हाइपरबोल कहा जाता है। ठीक है, कि आप किसी आपको कुछ अच्छा नहीं लगा आप कैसे बोलोगे ये टेस्टी नहीं है, मतलब वाहियात, एकदम बेकार, ये हाइपरबोल है। ठीक है, आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। याद यही करवा देता हूं कि कोई अगर ऐसे बोल रहा है जिसमें वो चीजों को हाइप करके बोल रहा है, हाइप मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना। सो हाइप करके अगर कोई चीज बोलोगे तो वो हाइपरबोल हो जाएगा, हाइप करके कुछ बोलोगे तो वो हाइपरबोल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं याद हो गया है, 2-3 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। आगे एग्जैजरेशन, एकदम सिमिलर लाइंस में है, सेम मीनिंग होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करना, किसी भी एक्सप्रेशन को एग्जैजरेट करना, इसका मतलब जो नहीं हुआ है वो भी बोलना। ठीक है, आपको कहीं पे एक छोटा सा वर्म दिखा, आपने बोल दिया मुझे बड़ा सा सांप दिखा, मुझे एनाकोंडा दिख गया, ये एग्जैजरेशन है। ठीक है, जो हमारी मीडिया करती है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचता है ग्रामर। यहां देखो वैसे भी सिंटेक्स था और यहां और लिखा हुआ था, तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो सिंटेक्स और ग्रामर ऑलमोस्ट सेम चीज है, तो आंसर क्या होगा ग्रामर, कि हमें उसे ग्रामर के बारे में फिर कम परेशान होना पड़ेगा। डू यू थिंक यू चूज द वर्ड्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जब बोल रहे हो तो आप शब्दों को चूज कर रहे हो? डू यू प्री रिहर्स एवरी टाइम यू गो आउट, क्या आप घर से रिहर्सल करके कर जाते हो जब भी आप बाहर जाते हो? डैश व्हाट हैपेंस, ठीक है, क्या होगा जब तुम फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाओगे, क्या होगा?
पहला वर्ड है सप्लिकेट। सप्लिकेट का मतलब क्या होता है? सप्लिकेट मतलब होता है टू रिक्वेस्ट। सप्लिकेट का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट, एक्सक्यूज मी, किसी के सामने गिड़गिड़ाना, हिंदी में जिसको बोलते हैं याचना करना, विनती करना किसी के सामने, उसको सप्लिकेट कहते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि सप्लिकेट व्हाट हैपेंस, गिड़गिड़ाओ क्या होगा जब तुम फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाओगे, कोई सेंस नहीं है। ड्रामेटाइज, नाटक करो, क्या होगा जब तुम फास्ट फूड में जाओगे, कोई सेंस नहीं है। फॉर्मरली डिस्प्ले, पहले दिखा दो कि तुम जब फास्ट फूड में जाओगे तो क्या होगा, कोई सेंस नहीं है। कंसिडर, कंसिडर मतलब होता है इमेजिन, कि इमेजिन करो क्या होगा जब तुम फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाओगे, घर से प्री रिहर्स करके जाओगे। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो बच्चा ठीक ठाक इंग्लिश पढ़ता है पहले से, उन्हें क्वेश्चंस आसान लगेंगे। पर मेरा, फिर से मैं बोल रहा हूं, मेरा पर्पस सिर्फ ये नहीं होता, किसी भी एक्सरसाइज में जो मैं करवा रहा हूं, मेरा पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि मैं आपको आंसर बता दूं। जब आप मुझसे एरर पढ़ते हो, क्यों इतने बच्चे बोलते हैं कि एरर का क्लास बहुत अच्छा लगता है? इसीलिए क्योंकि एरर जब मैं पढ़ा रहा होता तो भी मेरा अप्रोच वो होता है कि कहां कहां एरर बन सकता है मैं वो बता दूं, कौन सा रूल लगा मैं वो बता दूं। उसी तरीके से क्लोज टेस्ट में भी मुझे आंसर नहीं बताना है, मुझे ये बताना है कि मैं कैसे बना रहा हूं, पहले वो सोचो, मेरा अप्रोच क्या है वो समझो। उसके बाद कौन सा ऑप्शन क्यों हो रहा है, कौन सा ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसकी क्लैरिटी दिमाग में रखो। हाँ, ये हो सकता है कि 90% वाले में मेरा लॉजिक लग जाए, 10% वाले में कभी कभी दो ऑप्शन में लोग फंसते हैं। ठीक है, बट 90 आउट ऑफ 100 टाइम्स जो तरीका मैं बता रहा हूं, इससे 100% एक्यूरेसी आप अचीव कर सकते हो, सिर्फ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला वाला पैसेज लंबा है, पढ़ेंगे मेरे साथ। लिखा है कि सीजनल विंड्स आर अ नेचुरल फेनोमेना दैट डैश वेदर पैटर्न्स अक्रॉस द ग्लोब। लिखा हुआ है कि सीजनल विंड्स, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करना पड़ा क्योंकि एक लाइन में ये आ नहीं रहा था, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। लिखा है कि सीजनल विंड्स जो है ना, वो एक नेचुरल फेनोमेना है जो कि डैश करता है वेदर पैटर्न्स को अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, कि जो मतलब पूरी दुनिया में जिस किस्म का वेदर पैटर्न होगा। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन एक बार कई साल पहले एसएससी ने पूछा था, जो कि वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस था। तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर बेसिकली एक लाइन में बताऊं तुरंत समझ में आ जाएगा। वेदर जो है वो टेम्पररी है, क्लाइमेट जो है वो परमानेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे जो क्लाइमेट है वो ठंडा है। फॉर एग्जांपल, हिमाचल में क्लाइमेट ठंडा है, कश्मीर का क्लाइमेट ठंडा है, पर ऐसा नहीं है ना वहां गर्मी नहीं होती, होती है ना, कभी बारिश भी तो होती है। तो ये जो बारिश भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, ये वेदर है। वेदर कीप्स चेंजिंग, हर महीने 15 दिन में वेदर चेंज हो जाता है, पर क्लाइमेट परमानेंट होता है। राजस्थान में का क्लाइमेट गर्म है, वो परमानेंट है वहां का, पर ऐसा नहीं होता ना कि वहां ठंडी नहीं होती, ठंडी भी तो होती है। इसका मतलब वेदर और क्लाइमेट के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है कि वेदर टेम्पररी होता है, क्लाइमेट कहीं का भी परमानेंट होता है। ठीक है, आप समझ गए वो मीनिंग अभी। These winds are caused by the sun's unequal heating of the earth's surface। सीजनल विंड के बारे में बोला जा रहा है कि सीजनल विंड होते कैसे हैं। सीजनल विंड होते हैं जब सूरज जो है, जो सन है, वो अनइक्वल हीटिंग करता है अर्थ सरफेस का, which creates differences in temperature and pressure between different regions। जिसके वजह से डिफरेंट regions में अर्थ के डिफरेंट टेम्परेचर्स क्रिएट होते हैं, डिफरेंट प्रेशर क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से सीजनल विंड चलता है। हम लोग सीजनल विंड के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें। The movement of air from high pressure areas to low pressure areas cause seasonal winds to form। लिखा है कि ये जो मूवमेंट ऑफ एयर है हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज के बीच में, उसके वजह से तेज हवाएं चलती है, एंड देयर डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी डैश डिपेंडिंग ऑन द रीजन एंड सीजन। लिखा है कि और किस डायरेक्शन में ये हवा बहेगी और कितनी तेज हवा बहेगी, इंटेंसिटी क्या होगी उसकी, ये डिपेंड करता है किस रीजन में हो और कौन सा सीजन चल रहा है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सीजनल विंड्स इज द मॉनसून। सबसे जो महत्वपूर्ण सीजनल विंड है वो है मॉनसून का, विच अफेक्ट्स लार्ज पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया ड्यूरिंग द समर मंथ्स। लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो सबसे जरूरी में से आता है सीजनल विंड, वो है मॉनसून का, जो बहुत अफेक्ट करता है साउथ एशिया के लार्ज पार्ट्स को समर के महीने में। ठीक है, दिस विंड सिस्टम ब्रिंग्स मच नीडेड रेन टू द रीजन। लिखा हुआ है कि ये जो विंड सिस्टम है ना, इसके वजह से ही बारिश होती है, बट इट कैन ऑल्सो कॉज फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड्स लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश होती है, कभी कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से फ्लडिंग भी होते हैं, बाढ़ भी आता है, लैंडस्लाइड्स भी होते हैं, पहाड़े भी टूट के गिरते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत लाइफ का डैमेज होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, प्रॉपर्टी का बहुत डैमेज होता है। अदर सीजनल विंड्स इंक्लूड द हार्मेटॉन इन वेस्ट अफ्रीका। लिखा है कि और भी जो सीजनल विंड्स हैं उनमें से कौन है, उनमें से हार्मेटॉन है जो कि वेस्ट अफ्रीका का है।
which is the dry dusty wind that blows from the Sahara desert towards the Atlantic coast and the Mistral। अच्छा ये पहले यहां तक पढ़ लेते हैं। लिखा है कि और जो सीजनल विंड्स है उनमें हार्मेटॉन आता है वेस्ट अफ्रीका का, जो कि बहुत ही सूखा, बहुत ही धूल से भरी हवा है, जो कि कहां से चलती है, सहारा डेजर्ट से अटलांटिक कोस्ट की तरफ। एंड द मिस्ट्रल इन साउदर्न फ्रांस विच इज अ स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड दैट ब्लोज डाउन द रोन वैली टुवर्ड्स द मेडिटेरियन। और तीसरा जो हमें नाम बताया जा रहा है वो मिस्ट्राल का बताया जा रहा है, जो कि साउदर्न फ्रांस की तरफ है। ये बहुत ही ठंडा, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है ये, जो कि रोन वैली से मेडिटेरियन की तरफ जाता है। सीजनल विंड्स कैन हैव a significant dash on agriculture, particularly in regions where rainfall is limited। लिखा हुआ है कि सीजनल विंड जो है ना वो बहुत ही सिग्निफिकेंट डैश डालते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, खास करके ऐसे रीजन्स में जहां पे बारिश बहुत लिमिटेड होती है या बारिश बहुत कम होती है। फार्मर्स रिलाई ऑन द मॉनसून और अदर सीजनल विंड्स इन देयर एरियाज टू ब्रिंग मॉइस्चर टू देयर क्रॉप्स। ये क्यों जरूरी है फार्मर्स के लिए, क्यों जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए? क्योंकि इसके वजह से बारिश होती है और इसके वजह से जो मच रिक्वायर्ड जो मॉइस्चर होता है वो क्रॉप्स को मिलता है। However, changes in wind patterns due to climate change can dash these seasonal rains। लिखा हुआ है कि हालांकि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो विंड पैटर्न्स बदल रहे हैं वो सीजनल रेन्स को डैश कर रहे हैं, लीडिंग टू क्रॉप फेलियर्स एंड फूड शॉर्टेजेस, जिसकी वजह से जो मतलब फसल है वो खराब हो रही है, और ऑब्वियसली फसल खराब हो रही है तो फूड शॉर्टेज हो रहा है, खाना कम पड़ रहा है। ओवरऑल seasonal winds are a vital part of the earth's weather system and their effects are dash across the globe। लिखा हुआ है कि अगर ओवरऑल बात किया जाए, अगर मोटा मोटा बात किया जाए, तो ये जो सीजनल रेन्स है, ये सीजनल विंड्स है, वो बहुत वाइटल पार्ट है अर्थ के वेदर सिस्टम का, और जो उनके इफेक्ट है वो अक्रॉस द ग्लोब देखे जा सकते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा पैसेज किसके बारे में? ये सीजनल विंड्स के बारे में। पहले हमने देखा सीजनल विंड्स जरूरी है, फिर हमने 3 सीजनल विंड्स के एग्जांपल पढ़े जिसमें एक मॉनसून, एक ड्राई, एक कोल्ड है। उसके बाद हमने देखा कि ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में बताया गया कि ये कभी कभी इसके नुकसान भी हो जाते हैं और साथ ही साथ में ये क्यों जरूरी है, राइट। तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो टोन तो पॉजिटिव है, पर बीच में 1-2 लाइंस भी नेगेटिव थे, तो हम लाइन बाय लाइन लेके चलेंगे। सबसे पहले पहला ब्लैंक भरने की कोशिश करते हैं। लिखा है सीजनल विंड्स आर अ नेचुरल फेनोमेना दैट डैश वेदर पैटर्न्स अक्रॉस द ग्लोब। क्या होगा? सीजनल विंड क्या करता है? वो वेदर पैटर्न्स को डैश करता है पूरी दुनिया में। आगे हमने पूरा पैसेज पढ़ा कि वेदर पैटर्न कितना जरूरी है और सीजनल विंड्स कितने जरूरी हैं। तो ये वेदर पैटर्न को क्या करेगा? ये वेदर पैटर्न को अफेक्ट करेगा, मतलब उन पे प्रभाव डालेगा। वेदर पैटर्न को कैलकुलेट करेगा। देखो, कैलकुलेट करना सही हो सकता है क्या कि सीजनल विंड्स आर अ नेचुरल फेनोमेना दैट कैलकुलेट्स वेदर पैटर्न? सबसे पहले वेदर के पैटर्न को कैलकुलेट नहीं किया जाता, वो मैथ्स नहीं है ना, कि वेदर कब चेंज होगा, कितना चेंज होगा, ये डिसाइड किया जा सकता है सीजनल विंड्स के द्वारा, ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो ये वर्ड तो गलत है। अगला कोलाइड्स। सबसे पहले कोलाइड्स अपने बाद विथ लेता है, जो कि यहां है नहीं, ये ग्रामेटिकल रीजन था। दूसरा, सीजनल विंड को अगर हम यहाँ पे हिंदी कंटेक्स्ट देखें या सेंटेंस कंटेक्स्ट देखें, तो सीजनल विंड जो है वो क्या टकराता है जाकर वेदर से? कोलाइड का मतलब होता है टकराना। सो सीजनल विंड्स आर अ नेचुरल फेनोमेना दैट कोलाइड्स वेदर, मतलब वो टकराता है जाके मौसम से, नहीं। एक्सैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कोई किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। अभी मैंने समझाया था हाइपरबोला और एक्सैजरेट। एक्सैजरेट करता है, वो मौसम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, नहीं, कोई सेंस नहीं है। आंसर क्या होगा? अफेक्ट, कि सीजनल विंड वो है जो कि अफेक्ट करता है वेदर पैटर्न को, ठीक है। अगले ब्लैंक पे आएंगे। मूवमेंट जो है एयर का हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज तक, वो सीजनल विंड को फॉर्म करता है। और एंड देयर डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी डैश डिपेंडिंग ऑन द रीजन। लिखा है कि और उनके डायरेक्शन और इंटेंसिटी को क्या करता है, जो कि रीजन और सीजन पे डिपेंड करेगा। तो लिखा है एंड देयर डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी फ्लक्चुएट, ट्रांसफॉर्म, म्यूटेट, वेरी। फ्लक्चुएट का मतलब होता है किसी चीज का तुरंत से ऊपर जाना, तुरंत से नीचे आना, तुरंत से ऊपर जाना, तुरंत से नीचे आना। अब देखो यहां किसकी बात की जा रही थी? उनके डायरेक्शन और इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करते हैं। या डायरेक्शन कभी ऊपर नीचे हो सकता है क्या? डायरेक्शन तो किसी पर्टिकुलर तरफ जाने को बोलते हैं ना, तो ये इसकी इंटेंसिटी कैसे ऊपर नीचे आएगी? डायरेक्शन की तो इंटेंसिटी ऊपर नीचे नहीं आ सकती, ये तो नहीं होगा। एंड ट्रांसफॉर्म कहां थे हम लोग? हाँ, ट्रांसफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द रीजन एंड सीजन। लिखा है कि उनके फॉर्म में चेंज होता है। फॉर्म में चेंज होने को ट्रांसफॉर्म करना कहते हैं। जैसे कि जब हम लोग आइस को हीट करते हैं तो अपना स्टेट ट्रांसफॉर्म करता है, वो अपना स्टेट चेंज करता है। तो ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो सकता, स्टेट चेंज की बात नहीं हो रही। आगे म्यूटेट। म्यूटेट का मतलब होता है किसी चीज का रूप बदल लेना।
उसका जो फिजिकल फॉर्म है वो बदल लेना। डायरेक्शन का फिजिकल फॉर्म कैसे बदलेगा? एक ही ऑप्शन बचता है, वेरी। अब मैं यहां फिट करके अगर देखूं वेरी को, तो क्या सेंस बन रहा है कि द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज causes seasonal winds to form and the direction and intensity vary, मतलब डायरेक्शन और इंटेंसिटी वेरी करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द रीजन। जिसका मतलब है ऐसा नहीं है कि हवा जो बहेगी वो ईस्ट और वेस्ट तो ही हमेशा बहेगी, ये फिक्स्ड है कि ईस्ट टू वेस्ट बहेगी, नहीं। वो डिपेंड करता है कौन से रीजन में क्या सीजन चल रहा है। हो सकता है कि वो ईस्ट टू वेस्ट ना बह के वेस्ट टू ईस्ट बहने लगे, नॉर्थ टू साउथ ना बह के साउथ टू नॉर्थ बहने लगे, तो वो वेरी करता रहता है, वो बदलता रहता है बार बार। ठीक है, अगला कहां थे हम लोग? मैं ब्लैंक्स पे जा रहा हूं क्योंकि एक बार ऑलरेडी पढ़ चुका, टाइम पास करने से फायदा नहीं। क्या लिखा है कि सीजनल विंड्स कैन हैव अ सिग्निफिकेंट डैश ऑन एग्रीकल्चर। जो सीजनल विंड है ना, उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट डैश होता है एग्रीकल्चर पे। क्या होता है? उनका बहुत सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी होता है एग्रीकल्चर पे। अपॉर्चुनिटी ऐसे भी अपने बात ऑन नहीं लेता। उनका बहुत सिग्निफिकेंट ब्लेम होता है। ब्लेम तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, आप शायद यहाँ पे प्रभाव जैसा कुछ बोलना चाह रहे हो, इंपैक्ट जैसा कुछ बोलना चाह रहे हो। ठीक है, माफ कीजिएगा। अगला वर्ड लिखा हुआ है आउटकम। आउटकम मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, और आउटकम अपने बात ऑफ लेता है। यहां ऑन लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। एक वर्ड है इंपैक्ट ऑन हो सकता है कि सीजनल विंड जो है उनका बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है, उनका बहुत सिग्निफिकेंट प्रभाव हो सकता है। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर, खास करके ऐसे रीजन्स में जहां पे रेनफॉल बहुत लिमिटेड है। फार्मर्स जो है वो रिलाई करते हैं मॉनसून के ऊपर और अदर सीजनल विंड्स पे इन एरियाज में। हाउएवर, हालांकि जो चेंजेस है पैटर्न में क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो डैश कर सकते हैं सीजनल रेन्स को। वो क्या कर सकते हैं? देखो, यहां तो कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो। ऐसे भी हाउएवर जो है वो कॉन्ट्रास्ट चीजों को जोड़ता है, ये बात समझ लेना। मैं क्लीन करके लिख देता हूं यहां पे कि जब भी आप कहीं पर किन्हीं दो चीजों को हाउएवर से जोड़ते हो, बट से जोड़ते हो, ऑल्दो से जोड़ते हो, दो से जोड़ते हो, तो ये सारी चीजें ना कॉन्ट्रास्ट क्वालिटीज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिसका मतलब है अगर आपने हाउएवर के पहले वाले सेंटेंस को पॉजिटिव सेंस दिया है तो इसके बाद वाले नेगेटिव सेंस में होंगे। यही हाउएवर होता है। ठीक है, तो आई गॉट लेट, मुझे लेट हो गया, हाउएवर आई रीच्ड ऑन टाइम। ठीक है, कि मुझे उठने में देरी हो गई फिर भी मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच गया। ही इज वेरी टैलेंटेड, पॉजिटिव बात, बट ही इज लेजी, नेगेटिव बात। तो जहां कहीं पे भी आप इन सारी चीजों से जोड़ते हो, कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को, क्वालिटीज को आपस में जोड़ता है। तो क्या लिखा हुआ है कि फार्मर्स जो हैं वो रिलाई करते हैं इनके ऊपर। हाउएवर, हालांकि, मतलब अब नेगेटिव बात होगी कि जो चेंज है ना पैटर्न में क्लाइमेट चेंज की वजह से, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज का हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इन सीजनल रेन्स के ऊपर वो क्या करेंगे? वो कोई नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब हमें यहाँ कोई नेगेटिव वर्ड चाहिए। अलाइन, अलाइन का मतलब होता है टू अग्री, एक ही लाइन में होना अलाइन कहलाता है कि मैं जो सोच रहा हूं तुम भी वही सोच रहे हो। तो जो चेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज में वो सीजनल रेन से अलाइन करते हैं, नहीं। और दूसरा अलाइन विथ होता है। ये सब जो छोटी छोटी बातें ये नोट करते चलाओ, अलाइन के साथ विथ लगता है, यहां तो है ही नहीं। अगला, कैन करप्ट दी सीजनल रेन। सीजनल रेन को ये करप्ट कर सकते हैं। करप्ट ठीक लग रहा है क्या? करप्ट तो इंसान को या सिस्टम को किया जाता है, ये फिट वर्ड नहीं है। ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये इग्नोर कर सकते हैं सीजनल रेन्स को। रेन्स को इग्नोर कैसे करेंगे? या तो रेन्स को वो उनका पैटर्न चेंज कर देंगे, ये हो सकता है। रेन्स को नेग्लेक्ट थोड़ी किया जा सकता है। कैन डिसरप्ट दीज, डिसरप्ट हो सकता है। डिसरप्ट मतलब होता है टू डिस्टर्ब। ये सीजनल रेन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसका मतलब है उनके पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकते हैं कि जो हवा अगर टाइम पे ना चले या गलत डायरेक्शन से चलने लगे तो जहां पे बारिश एक्सपेक्टेड थी वहां पे बारिश नहीं होगी, तो डिसरप्ट हो सकता है, जिसके वजह से क्रॉप फेलियर्स होंगे, फूड शॉर्टेजेस होंगे। ओवरऑल सीजनल विंड जो है वो बहुत वाइटल पार्ट है अर्थ के वेदर सिस्टम का, और जो उनका प्रभाव है और जो उनका इफेक्ट है आर डैश अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा, क्या इफेक्ट होगा? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सीजनल विंड बहुत वाइटल पार्ट है। इसको देख के क्या पता चला कि सीजनल विंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो उनका जो इफेक्ट है उसको क्या किया जा सकता है पूरे की पूरी दुनिया में, पूरे की पूरी दुनिया में देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ऐसा कोई वर्ड होना चाहिए। आज ऑप्शन पे ओवरलुक्ड। ओवरलुक का मतलब होता है टू इग्नोर, कि इनका जो इंपैक्ट है ना, सीजनल विंड बहुत जरूरी है और इनका जो इंपैक्ट है उसको इग्नोर किया जा सकता है, कोई सेंस नहीं है, हमें कोई पॉजिटिव वर्ड चाहिए। उनका जो इंपैक्ट है उसको फर्निश किया जा सकता है। फर्निश मतलब होता है कंप्लीट। फर्निश मतलब होता है कंप्लीट, कि इनका जो इंपैक्ट है उसको कंप्लीट किया जा सकता है, सेंस नहीं है। उनका जो इंपैक्ट है उसको अज्यूम किया जा सकता है, कि उनको सपोज मान लो कि उनको उनका प्रभाव है, मान लिया कि उनका प्रभाव है, कोई सेंस है?
उनके प्रभाव को माना जा सकता है? नहीं, उनके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। एंड देयर इफेक्ट्स आर फेल्ट। फेल्ट बिल्कुल हो सकता है कि उनके इफेक्ट को फेल्ट किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उनके इफेक्ट को देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर है। बढ़े अगले पैसेज में। फिर से सेम चीज करना है आपको पैसेज को पढ़ना है, अपना आंसर ट्राई करना है, फिर मेरा आपको सॉल्यूशन देखना है। क्या लिखा हुआ है कि एज आई डैश द स्ट्रीम एंड बिगैन क्लाइंबिंग द हिल द ग्रंटिंग एंड चैटरिंग इंक्रीज्ड। लिखा हुआ है कि जैसे ही मैंने स्ट्रीम को डैश किया और पहाड़ चढ़ने लगा, जो ग्रंटिंग थी, नोट करते जाना अगर कोई नया वर्ड मिले तो। कैसे नोट करोगे? सिर्फ लिखो ग्रंटिंग और इसका हिंदी मतलब, आगे पीछे की कोई कहानी आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। ग्रंटिंग का मतलब क्या होता है? टू मेक लो नॉइज। टू मेक लो नॉइज, बहुत हल्की आवाज करना, खास करके ऐसी आवाज जिसमें आप किसी चीज से खुश नहीं हो, आप अनसेटिस्फाइड हो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स ने आपको किसी चीज के लिए मना कर दिया, अब आप मुंह पे उनको कुछ नहीं बोल सकते, डर लग रहा है कि आपको चमाट पड़ जाएगी, तो आप क्या करते हो? आप ऐसे सर झुका के कुछ कुछ बुदबुदा के निकल जाते हो। उसको ग्रंटिंग कहा जाता है, ठीक है। आप समझ गए मीनिंग इसका। तो लिखा हुआ है कि जैसे ही मैंने स्ट्रीम को डैश किया और हम क्लाइंब करने लगा मैं हिल की तरफ, जो ग्रंटिंग की जो आवाज थी और जो चैटरिंग की आवाज थी, चैटरिंग मतलब होता है आपस में बात करना, वो इंक्रीज होती गई। एज दो, जैसे कि द लंगूर्स वर ट्राइंग टू वार्न मी ऑफ सम हिडन डेंजर। और ये आवाज किनकी थी? कुछ लंगूर बैठे थे वहां पे, उनकी आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे लंगूर्स जो है ना, वो मुझे वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं एक हिडन डेंजर के लिए। आई लुक्ड अप एंड सॉ अ ग्रेट ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड, स्लीक एंड स्पॉटेड, डैश ऑन अ रॉक अबाउट 20 फीट अवे फ्रॉम मी। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मेरी नजर पड़ी एक लेपर्ड पे, ठीक है, एक चीते पे, जो कि ऑरेंज कलर का था, ऑरेंज और गोल्ड का मिक्सचर था, बहुत ही स्लीक था। स्लीक का मतलब क्या होता है? अपने इंस्टाग्राम में बहुत सुना होगा, उसका बहुत ही ज्यादा स्लीक फिजिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीक? माफ कीजिएगा। स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, हिंदी में हम जैसे चिकना कहते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली एक लेपर्ड देखने में तो बड़ा खूबसूरत होता है, तो उसकी बॉडी बड़ी स्लीक होती है। तो लिखा बहुत ही स्लीक था, स्पॉट्स थे उसकी बॉडी पे, ठीक है, डिफरेंट कलर के स्पॉट्स थे, और वो डैश कर रहा था एक रॉक पर लगभग 20 फुट मेरे से दूर। द लेपर्ड लुक्ड एट मी वंस, लेपर्ड की नजर मुझ पे पड़ी, राइट, ब्रीफली एंड विथ एन एयर ऑफ डिसडेन। मार्क करना, डिसडेन वर्ड एसएससी ने बहुत बार पूछा है, स्पेलिंग गलत हो गया, मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिसडेन। बहुत बार एसएससी डिसडेन पूछती है, बहुत बार एसएससी डिसडेनफुल पूछती है। इसका मतलब क्या होता है? डिसगस्ट, ठीक है, हेट्रेड, हिंदी में घृणा या तिरस्कार जिसे कहते हैं, उसको डिसडेन कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं डिसडेन का, जैसे मान लो बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके सामने कोई एक ऐसा इंसान जा रहा है जो कि बड़े फटे पुराने कपड़े उसने पहन रखे हैं और बहुत ही अनहाइजेनिक तरीके से वो खाना खा रहा है, और आप कहते हैं छी यार, ये डिसडेन है, ठीक है। या आपको होता है ना कि मैं बहुत कूल हूं, तो आपको अगर कोई ऐसा बंदा दिख जाए जो आपके नजर में सो कॉल्ड कूल नहीं है, तो आप उसको बड़े डिसगस्ट वाली नजर से देखते हो कि कैसा सा बंदा है यार, गेट अ लाइफ मैन, ये डिसडेन कहा जाता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि जो उसकी नजर थी उस लेपर्ड की, वो मेरे पे पड़ी, उसने मुझे बड़े डिसडेन से देखा। ऑब्वियसली यार लेपर्ड इतना स्ट्रांग है, उसने देखा होगा अरे यार फिर ये इंसान आ गए, मतलब क्या करूं इनका मैं, ऐसा टाइप की नजर से उसने देखा। एंड देन स्प्रैंग इनटू द डेंस थिकेट, ठीक है। स्प्रैंग का मतलब होता है टू मूव क्विकली, स्प्रैंग का मतलब होता है टू मूव क्विकली, और वो बहुत तेजी से, डेंस मतलब होता है बहुत ही घना, बहुत ही पॉपुलेटेड, थिकेट में चला गया। थिकेट का मतलब होता है, जिन्हें नहीं पता, हिंदी में हम जिसे झाड़ी कहते हैं, झाड़ी, जिसको इंग्लिश में बुशेस कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है कि वो अपने बुशेस में चला गया, राइट, मेकिंग डैश नो साउंड एज इट मेल्टेड इनटू द शैडोज, और उसने आवाज नहीं की, ठीक है, ऐसा लगा जैसे कि वो अपनी ही परछाई में पिघल गया, मतलब वो एकदम चुपचाप से उठा और वो वहां से चला गया। आई हैड डैश द लेपर्ड इन हिज क्वेस्ट फॉर फूड। लिखा हुआ है कि मैंने उस लेपर्ड को, जो उसका जो सर्च था, क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च, ढूंढना, जो लेपर्ड का जो सर्च था फूड के लिए, मैंने उसमें उसे डैश कर दिया। बट अ लिटिल आई हर्ड, बट अ लिटिल आई हर्ड द, अच्छा यहाँ लिटिल वाइल होना चाहिए था, बट अ लिटिल वाइल आई हर्ड, या लिटिल आफ्टर आई हर्ड द क्विकनिंग क्राई ऑफ अ बार्किंग डेयर एज इट फ्लेड थ्रू द फॉरेस्ट। लेकिन उसके तुरंत बाद मुझे एक
चिल्लाने की आवाज आई, एक हिरन की, एक डियर की, ठीक है। जैसे ही वो तेजी से जंगल की तरफ भागा, मतलब वो लेपर्ड जो था वो खाने की तलाश में था और उसे खाना मिल गया। कौन सा खाना मिला? एक डियर उसे मिल गया, उसकी आवाज मुझे सुनाई दी। आफ्टर दैट डैश आई डिड नॉट सी द लेपर्ड अगेन। उस डैश के बाद मैंने फिर लेपर्ड को कभी नहीं देखा। तो ये एक इंसान का एक एक्सपीरियंस है जिसमें उसने एक लेपर्ड देखा था। अब आ जाओ हम इसे फिलअप करते हैं। लिखा है कि एज आई डैश द स्ट्रीम एंड बिगैन क्लाइंबिंग द हिल। जैसे ही मैंने स्ट्रीम को डैश किया और मैं चढ़ने लगा। स्ट्रीम मतलब होता है पानी का नहर, ठीक है, पानी का सोर्स, झरना, नहर नहीं झरना, ठीक है, तो जो वाटर जहां से फ्लो होता है, कास्केड टाइप का, तो उसे स्ट्रीम कहा जाता है। अब आप स्ट्रीम को क्या करोगे? आप पानी के झरने को क्या करोगे? आप उसे क्रॉस करोगे, आप उसको एंटर करोगे। एज आई एंटर्ड द स्ट्रीम एंड बिगेन क्लाइंबिंग द हिल। जैसे मैं पानी में उतरा और पहाड़ चढ़ने लगा। पानी में उतर के पहाड़ कैसे चढ़ोगे? सेंस नहीं है। एज आई ड्राउंड द स्ट्रीम, जैसे ही मैं पानी में डूबा, एक तो ड्राउंड के बाद इन लगेगा, एज आई ड्राउंड इन द स्ट्रीम। दूसरा, जब तुम पानी में डूब ही गए तो पहाड़ कैसे चढ़ा? एज आई पास्ड द स्ट्रीम, जैसे ही मैंने स्ट्रीम को पास किया। अब देखो, क्रॉस भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, पर तुम्हें यह फील आ रहा होगा कि क्रॉस ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पानी के सोर्स को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने को हम नॉर्मली क्रॉस कहते हैं। वी ऑलवेज क्रॉस द रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस वर्ड ज्यादा अच्छा होगा। अगर मान लो यहाँ कोई और ऑप्शन होता जो बिल्कुल फिट नहीं आता तो हम पास कर सकते थे, पर जब ऑप्शन में क्रॉस है हम क्रॉस को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। सो लिखा है कि एज आई क्रॉस द स्ट्रीम एंड बिगैन क्लाइंबिंग द हिल द ग्रंटिंग एंड चैटरिंग इंक्रीज्ड। जैसे ही हमने क्रॉस किया स्ट्रीम को, आवाजें आने लगी। मैंने देखा एक ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड है जो स्लीक और स्पॉटेड है, वो एक रॉक पे डैश कर रहा है। क्या करेगा? वो एक रॉक पे स्विंग कर रहा था, स्विंगिंग ऑन अ रॉक। स्विंगिंग का मतलब होता है झूलना, लटक के इधर उधर झूल रहा था। अच्छा, मतलब चीता लटक के झूल रहा था, चीता डांस कर रहा था। चीते की शादी थी आज, कोई सेंस नहीं है। पॉइज्ड बहुत अच्छा वर्ड है। पॉइज्ड का मतलब होता है, देखो बेसिकली कहीं पे अगर आप कंप्लीटली स्टिल हो ना, कंप्लीटली स्टिल हो, जिसका मतलब है कहीं चुपचाप से बैठे हो, तो उसको पॉइज्ड कहा जाता है, ठीक है। आप देखना बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो जब फोटो शूट कराते हैं तो दे आर पॉइज्ड ऑन अ चेयर, बहुत आराम से एक चेयर पे बैठे होते हैं, उसको पॉइज्ड कहा जाता है। तो लिखा है कि वो जो लेपर्ड था वो एक रॉक पे, एक पत्थर पर वो बहुत आराम से बैठा हुआ था, ये हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। प्लेइंग ऑन अ रॉक, वो खेल रहा था एक रॉक पे। एक ही ऑप्शन बचता है पॉइज्ड। अब देखो इसमें अगर आपको पॉइज्ड का मतलब नहीं भी पता हो ना, तीनों ऑप्शन इतने बेतुके हैं कि आप पॉइज्ड को आंसर कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द लेपर्ड लुक्ड एट मी वंस। लेपर्ड ने मेरी तरफ देखा। ब्रीफली विथ एन एयर ऑफ डिसडेन, उसने मेरे तरफ डिस्गस्ट से देखा कि तुम इंसान मर क्यों नहीं जाते। एंड देन स्प्रिंग इन द डेंस थिकेट, और फिर वो निकल गया वहां से। मेकिंग डैश नो साउंड, मेकिंग हार्डली नो साउंड। देखो अगर मैं यहां पे हार्डली लिखता हूं तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। हार्डली नो कभी सुना है? आई हैव हार्डली नॉट विजिटेड। या तो हार्डली विजिटेड बोलो या तो नॉट विजिटेड बोलो, दोनों साथ में थोड़ी होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। मेकिंग साइलेंटली नो साउंड, कोई सेंस है? नो साउंड कोई तो साइलेंटली बोलते हैं, तो ये तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, दोनों का सेम ही मतलब है। मेकिंग लाउडली नो साउंड, जोर जोर से उसने कोई आवाज नहीं निकाली, कोई सेंस नहीं है। मेकिंग एब्सोल्युटली नो साउंड, उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। As it melted into the shadows, I had dashed the leopard in his quest for food. मैंने उस चीते को डैश किया था उसके खाने की तलाश में। मैंने उसे डिस्टर्ब किया था उसके खाने की तलाश में, ये हो सकता है। I had disturbed him, ठीक है, मैंने उसे डिस्टर्ब किया था। I had facilitated, मैंने उसकी मदद की थी। Facilitate का मतलब होता है to help someone। मैंने उसकी मदद की थी खाना ढूंढने में। कहाँ मदद की थी? तुम तो देख के पसीने तुम्हारे छूट रहे थे, सही नहीं है। अच्छा, हेल्प तो यहाँ क्लियरली फैसिलिटेट क्या का ही सेंस है, तो ये तो नहीं हो सकता। आई हैड प्रिवेंटेड द लेपर्ड इन हिज क्वेस्ट फॉर फूड, मैंने लेपर्ड की जान बचा ली उसके खाने की तलाश में। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, बचाना। एक तो प्रिवेंटेड के बाद फॉर्म लगता है, तो ये तो ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट है। और दूसरा, आपने लेपर्ड को प्रिवेंट कहां किया, रोका कहां? आंसर क्या है? डिस्टर्ब। मैंने उसे डिस्टर्ब किया उसके खाने की तलाश में। बट लिटिल आई हैड हर्ड द क्विकनिंग, मैंने फिर एक डियर की आवाज सुनी। आफ्टर दैट डैश आई डिड नॉट सी द लेपर्ड अगेन। आफ्टर दैट एनकाउंटर, उस मुलाकात के बाद मैंने कभी लेपर्ड को दोबारा नहीं देखा। उस झगड़े के बाद, अच्छा तुम झगड़ गए थे लेपर्ड से? कहां लिखा है झगड़ गए थे लेपर्ड से? ये तो नहीं हो सकता। एक्सचेंज का मतलब होता है जब एक्चुअली एक्सचेंज का मतलब होता है बहस करना, ठीक है, या बातचीत करना। तो लेपर्ड से उस बहस के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। करके देखो जरा बहस। आफ्टर दैट मीटिंग, उस मुलाकात के बाद। अब देखो दोनों में से क्या हो सकता है? एनकाउंटर हो सकता है या मीटिंग हो सकता है? ऑब्वियसली एनकाउंटर होगा, क्योंकि मीटिंग का मतलब होता है जब दो लोग नॉर्मली प्लान करके मिल रहे हो। तो तुम्हारी क्या डेट थी उसके साथ? कहां प्लान करके मिल रहे थे?
आंसर क्या होगा? एनकाउंटर। एनकाउंटर मतलब होता है सडनली व्हेन यू कम अक्रॉस समथिंग, जब आप अचानक किसी चीज से आपकी मुलाकात हो जाती है और वो नॉर्मली अनप्लेजेंट होती है तो उसको एनकाउंटर कहते हैं। तो ये तो अनप्लेजेंट ही है ना, तो आंसर क्या होगा? एनकाउंटर होगा। आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि आई नो दीज ऑथर्स टू डैश आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड रिमार्केबल टीचर्स एंड कंसल्टेंट्स। लिखा है कि मैं इन ऑथर्स को, ऑथर मतलब वन हू राइट्स अ बुक, जो किताबें लिखता है, लेखक। सो मैं इन लेखकों को जानता हूं एक आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स के तौर पर कि वो बहुत बेहतरीन इंसान है, और रिमार्केबल टीचर्स भी हैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, और कंसल्टेंट्स भी हैं, एंड हैव इवन डैश देम वर्क ऑन देयर मैजिक इन ट्रेनिंग सेमिनार्स। और मैंने उन्हें डैश भी किया है उनका जादू चलाते हुए ट्रेनिंग सेमिनार्स में। मतलब वो किसी ऑथर के बारे में कह रहा है कि मैं इन ऑथर्स को जानता हूं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और मैंने उनके सेमिनार्स में उन्हें अपना जादू चलाते हुए देखा है। बट आई डिड नॉट नो इफ दे डैश दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन एंड फिट इनटू अ बुक। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डैश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और वो एक किताब में फिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दे डिड आई डैश यू टू रियली डिग इनटू दिस मटेरियल। लिखा हुआ है कि उन्होंने किया है, मैं तुम्हें डैश करता हूं कि अगर तुम उनके मटेरियल में बिल्कुल डिग इनटू करोगे, मतलब बिल्कुल उनके मटेरियल की रिसर्च करोगे, उनको अच्छे से समझोगे, to pause and think deeply about each part and how these parts are dash, कि रुको और समझो कि कितने हर पार्ट कितना डीप है और सारे पार्ट्स कितने डैश हैं। बहुत ही छोटा, मतलब अच्छा पैसेज है, क्योंकि कुछ मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, राइट। ऐसा लग रहा है कि एक ही सेंटेंस को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया और उससे 5 ब्लैंक बना दिया। तो जितना छोटा हमारा क्लोज टेस्ट होगा उतना उसको भरना मुश्किल है, ठीक है। इसलिए क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे और छोड़ कुछ। आ जाओ फिलअप करने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि आई नो दीज ऑथर्स टू डैश आउटस्टैंडिंग, टू बी आउटस्टैंडिंग, टू बिन आउटस्टैंडिंग, टू हैड आउटस्टैंडिंग, टू इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है। अब देखो मुझे लग ही रहा था कि इतना छोटा पैसेज अगर इसमें वोकैब डाल दिया ना तो बहुत टफ हो जाएगा। तो इसने क्या किया, ग्रामर बेस्ड ऑप्शंस रखे, तो हमारे लिए काम आसान है। बता देता हूं एक बार। हमने क्या ये आपने ये रूल पढ़ा है कि टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है, बेयर इन्फिनेटिव जिसे कहते हैं, टू वर्क, टू कॉल, हर जगह पे टू के बाद यही आता है, ठीक है। तो आपने यहां पे जब फिट करने की कोशिश की तो पहले ऑप्शन है बी, जो कि बेस फॉर्म है, हो सकता है बिन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हैड V2 भी होता है, V3 भी होता है। इज जो है ये V5 फॉर्म है बी का। अब आप बताओ क्या लगेगा, ये वाला बेस फॉर्म। आंसर तो एक ही हो सकता है फिर, टू बी, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, टू वर्क बेस फॉर्म है, टू ड्रिंक बेस फॉर्म है। तो टू के बाद तो हमेशा V1 आता है। इसमें से कौन सा V1 लग रहा था, बी V1 लग रहा था। आंसर एक्चुअली V1 नहीं है, बेस फॉर्म है। तो आंसर क्या होगा, टू बी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आगे, एंड रिमार्केबल टीचर्स एंड कंसल्टेंट्स एंड हैव इवन डैश देम। अच्छा, हैव लिखा हुआ है यहां पे। क्या ये रूल आपको पता है? मैंने पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूं। अगर कहीं पर हैज होगा, अगर कहीं पर हैव होगा, अगर कहीं पर हैड होगा, तो इसके साथ हमेशा V3 लगता है। यहां पे हैव लिखा हुआ था, इसके साथ V3 चाहिए था। सीन है ऑप्शन में, V3 है। सीइंग है ऑप्शन में, V4 है। सी है, V1 है। सॉ है, V2 है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 सीन। आसान है। डैम देयर मैजिक इन ट्रेनिंग सेमिनार्स, बट आई डिड नॉट नो इफ दे डैश टेक। यहां देखना टेक लिखा हुआ है। टेक मतलब बेस फॉर्म है, ये बहुत अच्छा पैसेज है, ये कंप्लीटली ग्रामर बेस्ड है। ये बेस फॉर्म है, टेक। अच्छा, हम ऑप्शन फिलअप करते हैं। इफ दे हैड, जैसे हमने हैड लिखा, बताओ V3 चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर तो यहां पे टेकन होना चाहिए था, नहीं है। इफ दे आर, किसी भी जगह पे अगर आप इज एम आर यूज करते हो तो इसके साथ या तो V3 लगता है या तो V4 लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉट या आई एम टीचिंग, यही होता है ना। ही इज ब्रॉट या ही इज ब्रिंगिंग, यही होता है। अगर V3 लगाओगे तो पैसिव वॉइस होगा, V4 लगाओगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, जिसका यही मतलब है कि यहां पे हम जब फिलअप करने की कोशिश करेंगे तो हमें यहां पे इज एम आर नहीं लगाना, क्योंकि ये टेक बेस फॉर्म में था। हमें V3 या V4 लगाना पड़ेगा। अगर हम यहां पे आर भरते तो आर भी नहीं होगा। हैव के बाद यही लिखा है V3 होता है, तो ये भी नहीं होगा। कुड हो सकता है, क्योंकि कुड एक मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है, तो टेक अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होगा, कुड। आगे बढ़ेंगे। दे डिड आई डैश यू, दे डिड आई कॉन्ट्राडिक्ट यू। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को लेके
आप अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, इसका मतलब कि आप उस चीज के लॉजिक को डिफाई कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए। हिंदी में लोग जिसको खंडन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे रियलिटी शोज हैं जो कि पहले से फिक्स्ड होते हैं, आपने बोला नहीं सर फिक्स्ड नहीं होते, तो आप मुझे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, सो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपना अगेंस्ट में अपना ओपिनियन देना। तो लिखा है कि दे डिड आई कॉन्ट्राडिक्ट यू, कि मैं तुम्हें कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं कि अगर तुम उनके मटेरियल में जाओगे और आराम से सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो कितने डीप है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कैसे आया? आई डिनाई यू, मैं तुम्हें मना करता हूं कि उनके मटेरियल पे मत जाना। नहीं, अगला है आई इनकरेज यू, मैं तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा हूं, मैं तुम्हें इनकरेज कर रहा हूं, मैं तुम्हें इंस्पायर कर रहा हूं कि तुम उनके मटेरियल पढ़ो, डिग डीप करो, मतलब एकदम अंदर जाओ और देखो कि कितना ज्यादा डीप है वो। दे डिड आई थिंक यू, ठीक है, मैं तुम्हें सोचता हूं। आंसर क्या होगा? इनकरेज। आई इनकरेज यू टू रियली डिग डीप, कि मैं तुम्हें इनकरेज करता हूं कि जाओ और उनके मटेरियल को पढ़ो, देखो वो कितना डीप लिखते हैं। अबाउट ईच पार्ट एंड हाउ द पार्ट्स आर डैश, और जितने पार्ट्स हैं वो किस तरीके से डैश किए हुए, किस तरीके से रिकॉल किए हुए। रिकॉल मतलब होता है याद करना। सारे पार्ट्स को पढ़ो, देखो पार्ट्स को कैसे याद किया हुआ है, नहीं कैसे सीक्वेंस्ड है, जिसका मतलब कितने अच्छे तरीके से ऐसे बिठाया गया है कि एक के बाद एक होगा, एक के बाद एक होगा, हो सकता है। देखो कितने अच्छे तरीके से वो जंबल्ड है, इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। हमें ऑर्गेनाइज्ड जैसा कोई वर्ड चाहिए। कैसे टिंकर्ड है, टिंकर का मतलब होता है किसी के साथ छेड़छाड़ करना, किसी को डिस्टर्ब करना, कि कितने ज्यादा डिस्टर्ब्ड है वो पार्ट्स। नहीं, ये भी सेंस नहीं बन रहा। आंसर क्या होगा? कितने अच्छे तरीके से वो सीक्वेंस्ड है। क्लियर है क्या? बढ़िया पैसेज था। आगे बढ़ेंगे, आएंगे अगले पैसेज पे। क्या लिखा हुआ है कि अ पैथोजन इज अ डैश वायरस पैरासाइट और फंगस दैट कैन कॉज डिजीज विद इन द बॉडी। लिखा हुआ है कि पैथोजन जो है ना, वो एक ऐसा डैश है, वायरस, पैरासाइट या फंगस है, जो कि हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। मतलब पैथोजन एक ऐसे किस्म के डैश हैं, या वायरस भी होते हैं कभी कभी, वो पैरासाइट भी होते हैं, कभी कभी फंगस भी होते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में बीमारियां होती हैं। ईच पैथोजन इज मेड अप ऑफ सेवरल सब पार्ट्स यूजुअली यूनिक टू दैट स्पेसिफिक पैथोजन। लिखा हुआ है कि हर पैथोजन जो है, वो पैथोजन क्या होता है एक्चुअली, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, उनको पैथोजन कहा जाता है। तो लिखा हुआ है कि हर पैथोजन के ना कुछ छोटे छोटे सब पार्ट्स होते हैं, मतलब वो कंप्लीट पैथोजन नहीं होता, उसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं। ऐसे हिस्से जो किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए यूनिक होंगे, मतलब जो एक में पाए जाएंगे वो दूसरे में नहीं पाए जाएंगे। एंड द डैश इट कॉजेज, और जो डैश वो कॉज कर रहे हैं, जिनके उनकी वजह से जो डैश हो रहा है। द सब पार्ट ऑफ अ पैथोजन दैट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंड डैश। एक पैथोजन का वो सब पार्ट जिसके वजह से एंटीबॉडीज बनते हैं, उनको डैश कहा जाता है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? हमारी बॉडी के इस किस्म के पैथोजेंस जो किसी बीमारियों के अगेंस्ट लड़े, उनको हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। आपने सुना होगा बहुत बार कि इसकी इम्यूनिटी वीक है, इसके बॉडी में एंटीबॉडीज कम बन रही है, इसकी इम्यूनिटी अच्छी है, इसके एंटीबॉडीज बहुत अच्छे हुए। ठीक है, सो एंटीबॉडी का मतलब होता है बीमारियों से लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी जो फॉर्मेशन बनाती है, उनको एंटीबॉडीज कहा जाता है। The antibodies produced in response to the pathogen's antigen are an important part of the DASH system. जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनते हैं पैथोजेंस के एंटीजन के अगेंस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डैश सिस्टम के। यू कैन कंसिडर एंटीबॉडीज एज द डैश इन योर बॉडीज डिफेंस सिस्टम। आप कंसिडर कर सकते हैं कि एंटीबॉडीज जो है वो डैश है हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम के। छोटा पैसेज है, आसान लग रहा है पढ़ने से, आ जाओ फिलअप करते हैं। लिखा है अ पैथोजन इज अ डैश वायरस पैरासाइट और फंगस। क्या है? अ पैथोजन इज अ बैक्टीरियम। बैक्टीरियम क्या है? हम लोग हमेशा बैक्टीरिया पढ़ते हैं, बैक्टीरिया एक्चुअली प्लूरल है। इसी को आप जब सिंगुलर में चेंज कर दोगे तो वो बैक्टीरियम बन जाएगा। अब यहां से एक एरर भी बनता है एग्जाम में कई बार कि बैक्टीरियम्स दे दिया जाता है। आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरियम्स नहीं होता भाई, बैक्टीरियम्स को आप जब चेंज करोगे प्लूरल में तो वो बैक्टीरिया बनता है, बैक्टीरियम्स कभी नहीं होता। ठीक है, इस चीज को मार्क करके रखना। तो क्या लिखा हुआ है कि जो पैथोजन है, जो कि बैक्टीरियम, मेडिसिन, पोषण या सॉल्यूशन। अब देखो यहां वायरस, पैरासाइट, फंगस की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली यहां बैक्टीरिया ही बचा ना, कि ऐसे किस पैथोजन तो कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी होता है, वायरस भी होता है, पैरासाइट भी होता है। तो मेडिसिन तो नहीं है पैथोजन। पोषण, पोषण मतलब होता है लिक्विड, ऐसे किस्म के लिक्विड जो आप पीते हो। जैसे मैं बोलते ना वो बहुत बार आपने देखा होगा कि होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन दिए जाते हैं जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। कहते हैं इसको पी लो ठीक हो जाएगा, जादू का काम करेगा ये, उसको पोषण कहा जाता है।
ठीक है। अब ये पोर्शन तो नहीं है, सोल्यूशन भी नहीं, क्योंकि लिक्विड, ये सोल्यूशन भी लिक्विड होता है, पोर्शन भी लिक्विड होता है, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, हम पैथोजन के यहां से लेके यहां तक तो हम नेगेटिव बात कर रहे हैं कि पैथोजन ऐसा है जो बीमारियां कॉज करता है, तो ये मेडिसिन तो नहीं है। कौन से ऐसे बीमार, ऐसी दवाई जो बीमारियां कॉज करती है? एक ही ऑप्शन बचता है, बैक्टीरियम, कि एक बैक्टीरियम है। ऊपर से यहाँ ए लिखा हुआ था, मैं सिंगुलर चाहिए था, तो बैक्टीरियम सिंगुलर भी होता है। लिखा हुआ है कि ईच पैथोजन इज मेड अप ऑफ सेवरल सब पार्ट्स। हर पैथोजन जो है वो कुछ हिस्सों से मिलकर बनता है, यूजुअली यूनिक टू दैट स्पेसिफिक पैथोजन, जो यूजुअली यूनिक है उस स्पेसिफिक पैथोजन का, एंड द डैश इट कॉजेज, एंड द रेमेडी इट कॉजेज, एंड द क्योर इट कॉजेज, एंड द आफ्टरमैथ इट कॉजेज, एंड द डिजीज इट कॉजेज। कॉमन सेंस है, हम लोग यहाँ डिजीज की बात कर रहे हैं। देखो यही तो लिखा था कि जिसके वजह से बीमारियां होती हैं। हर पैथोजन अपने आप से बना है, ऐसे फीचर्स जो केवल उसके हैं, जिसके वजह से क्या होता है? रेमेडी होती है। रेमेडी का मतलब होता है क्योर, विच मीन्स उपचार, विच मीन्स किसी बीमारी का सल्यूशन। यहां तो हम वो नहीं पढ़ रहे, हम कह रहे हैं इससे बीमारियां होती हैं, इसका मतलब रेमेडी और क्योर तो नहीं हो सकता। आफ्टरमैथ का मतलब होता है कंसेक्वेंस, परिणाम, किसी चीज का रिजल्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, उसको आफ्टरमैथ कहा जाता है। तो लिखा है कि इसके जो आफ्टरमैथ ये कॉज करता है, आंसर क्या होगा? जो डिजीज ये कॉज करता है, आफ्टरमैथ का तो कोई सेंस ही नहीं था। द सब पार्ट ऑफ अ पैथोजन दैट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एन डैश। लिखा है कि वो हिस्सा जो एंटीबॉडीज बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, एंटीबॉडीज का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया कि ये पॉजिटिव चीज है, ऐसी चीज जो कि हमारे बॉडी में बीमारियों से लड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, आ जाओ ऑप्शन पे। उसे हम एजेंट कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं, एंजाइम कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। आपने बहुत बार, ये तो बेसिक बायोलॉजी है, आपने बहुत बार सुना होगा एंटीजेंस बनते हैं हमारी बॉडी में। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजेंस एंटीजन। अब देखो यहां बता दिया गया, यहां टर्म लिख दिया गया, कितना आसान है। अगर आप पहले से पैसेज पढ़ के रखते हो तो आपको पता है आगे एंटीजन का जिक्र आया था। तो एंटीबॉडीज जो बनते हैं पैथोजन के एंटीजेंस के अगेंस्ट में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डैश के सिस्टम के। अच्छा, मैंने क्या बोला? एंटीबॉडीज और एंटीजन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीज। इसका मतलब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पे काम करते हैं। पार्ट ऑफ हेल्थ सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंटीजन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। आंसर क्या होगा? इम्यून सिस्टम, क्योंकि बार बार ये बोला जा रहा है हमारी बॉडी के डिफेंस में काम करते हैं ये। देखो लास्ट लाइन फिर से डिफेंस के बारे में था, लिखा यू कैन कंसिडर एंटीबॉडीज एज द डैश इन योर बॉडीज डिफेंस। आप ये मान सकते हैं कि एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज हमारे वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वो चीज जहां पे आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसको वल्नरेबिलिटी कहते हैं। तो लिखा है कि आप एंटीबॉडीज को कंसिडर कर सकते हैं कि हमारी बॉडीज को नुकसान पहुंचाते हैं, नहीं, हमारी बॉडी का कल्प्रिट्स है। कल्प्रिट्स मतलब होता है गिल्टी, दोषी, वो हमारी बॉडी के कल्प्रिट्स है, नहीं, वो हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम के सोल्जर्स हैं। ये बिल्कुल हो सकता है, एक तो डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है और दूसरा ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो सोल्जर सिस्टम तो अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, लूप होल। लूप होल का मतलब होता है कमी। इसके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, लैक्यूना, LACUNA। क्या लैक्यूना है, क्या डेफिशिएंट है, क्या कमी है, उसको लूप होल कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम का लूप होल का काम करता है। नहीं, नेगेटिव वर्ड नहीं चाहिए, सोल्जर्स का काम करता है, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके सारे सवाल का जवाब मिला हो कि ये ऑप्शन क्यों होगा, वो ऑप्शन क्यों नहीं होगा। मैंने कोशिश की है मैं इसको जितने लेमैन लैंग्वेज में, जितने बेसिक लैंग्वेज में समझा पाऊं। आगे ऐसे कई सारे क्लोज टेस्ट के वीडियोस आएंगे, इसका नोट्स बना लेना जहां जहां पे आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।